नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने सेक्स और जेंडर के बीच का जो भेद है वो समझने का प्रयास किया था। आज की इस कक्षा में हम सेक्स, जिसे हम लिंग या काम भी कहते हैं, और उससे एक कदम आगे बढ़कर जो कामुकता सेक्सुअलिटी है वो क्या है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही भारतीय समाज में लिंग यानी सेक्स के आधार पर होने वाले जो भेदभाव है उनके प्रमुख कारण क्या क्या हैं, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो समझने का प्रयास करते हैं हम कामुकता और भारतीय समाज में जो लैंगिक आधार पर भेदभाव के कारण हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंग, लैंगिकता और कामुकता है, इसका संप्रत्यय क्या है। तो लिंग से मिलता जुलता एक शब्द आता है लैंगिकता, जिसे हम काम या सेक्स भी कहते हैं। इससे तात्पर्य है स्त्री और पुरुषों के मध्य जो संबंध है उनका आकर्षण इत्यादि की जो सहज प्रक्रिया है उससे मानते हैं। साथ ही मनुष्य के जो मूल संवेग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया इत्यादि है, इनमें से एक काम प्रवृत्ति भी है। कामुकता या जिसे हम सेक्सुअलिटी कहते हैं, इस शब्द से तात्पर्य है काम जनित जो भावनाएं हैं तथा इनसे जुड़े हुए जो क्रियाकलाप है, इनको हम कामुकता कहते हैं। तो काम और कामुकता, इसी प्रकार से हम देखें कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को इतना आकृष्ट करते हैं कि एक दूसरे के उनको हम पूरक मान लेते हैं। और अक्सर हम कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहियों की भांति है। फिर भी हम भारतीय समाज और दूसरे देशों में भी देखते हैं कि जो लिंगीय भेदभाव है वो अस्तित्व में है। और इसके क्या क्या कारण हैं जिससे लिंगीय जो अवबोध और जो शक्ति का संकेंद्रण यानी सेंटर पॉइंट है वो एक लिंग तक ही सीमित रह जाता है। वास्तव में ये एक्सपर्सन है और उसके पीछे कौन कौन से कारण निहित है, इन कारणों को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं लिंग, लैंगिकता और कामुकता से संबंधित जो लैंगिक भेदभाव के कारण हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें कुछ कारण हम आज देखेंगे और कुछ जो शेष रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव के सामाजिक कारण कौन कौन से हैं। तो लिंगीय कारकों के प्रति जो एक समुचित दृष्टिकोण है वो नहीं होने के कारण अर्थात उसके अभाव में सामाजिक कारकों का उत्तरदायित्व अत्यधिक है। और हमारा समाज पुरुष प्रधान और पितृसत्तात्मक रहा है, जिसमें स्त्रियों को समाज की जो मुख्य धारा है उससे वास्तव में वंचित कर दिया गया है। और समाज में जो स्त्रियों के प्रति जो दोयम व्यवहार है वो सामाजिक मान्यताएं और जो परंपराएं हैं उनमें भी हमें देखने को मिलता है। समाज की जो मुख्य धारा है और सामाजिक जो परंपराएं आदि है, इनमें साथ ही जो पारिवारिक और अन्य जो निर्णय हैं उनमें स्त्रियों की भागीदारी बहुत कम या सीमित रह जाती है और वे अपने हितों और जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए वास्तव में आवाज़ नहीं उठा पाती है। दूसरा कारण हम देखें तो दूसरा कारण है सांस्कृतिक कारण। तो महिलाओं के साथ में हो रहा लैंगिक भेदभाव है, उसमें एक प्रमुख कारण सांस्कृतिक कारण भी है। वो किस प्रकार से है तो समझने का प्रयास करते हैं कि लिंग के प्रति जो व्याप्त भेदभाव है उन भेदभावों में जो हम कहते हैं कि सांस्कृतिक कारक है वो भी महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
जो बंद समाज है उन समाजों में, जैसे बंद समाज को हम समझने का प्रयास करते हैं, भारतीय समाज जिसे हम बंद समाज कहते हैं, है ना। जो यूरोपियन समाज, अमेरिकी समाज या इस सभ्यता में पलने बढ़ने वाले लोग हैं उनको हम खुला समाज कहते हैं, क्योंकि इनमें स्त्रियों और पुरुषों के बीच में इतना भेदभाव नहीं होता है। जबकि हम दक्षिण एशिया के देशों को देखें, अरब के देशों को देखें तो महिलाओं को बुर्के में रहना और बहुत सारे प्रतिबंध ऐसे सांस्कृतिक रूप से लगाए जाते हैं, धार्मिक रूप से लगाए जाते हैं, और भारत में भी है। तो ऐसे समाजों को हम बंद समाज कहते हैं। और जो यूरोपियन और अमेरिकी समाज है जिनमें इतना महिलाओं को संकीर्ण भाव से भी नहीं देखा जाता है और उनको विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक नियंत्रण नहीं होने के कारण उनको खुला समाज कहते हैं। तो बंद समाजों में सांस्कृतिक गतिशीलता नहीं के बराबर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो संस्कृति है उसमें अवांछित तत्व भी महिमा मंडित होते रहते हैं। कैसे? तो इसको हम उदाहरण के रूप में लें तो हमारे देश में और विशेषकर हमारे राजस्थान में बाल विवाह है, इसका प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और इसको जो है हमने एक सांस्कृतिक रूप दे दिया कि भाई हमारे समाज में हो रहा है तो हम भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है स्त्रियों में पर्दा या घूंघट में रखने की प्रथा हमारे यहाँ है ना, जिसे हम लोक लाज या जो है चरित्र, है ना, उनके संस्कार, मर्यादा आदि से जोड़ के देखते हैं और स्त्रियों को सदा सदा के लिए पर्दे में या घूंघट में रख देते हैं। तो यही सारे जो हैं कारक हैं, और इन सांस्कृतिक जो कारक हैं इनके परिणाम स्वरूप वास्तव में लिंगीय भेदभाव में भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निश्चित रूप से भेदभाव जो है हस्तांतरित होता रहता है। हमारे पूर्वजों ने घूंघट की प्रथा को जो है स्वीकार किया और उसका भी कारण बहुत सारे जो हैं मुस्लिम आक्रांता उड़ रहे हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आ रहा है और हमारा संस्कृति का एक अंग बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक कारण, यानी शिक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं वो किस प्रकार से लैंगिक भेदभाव को जन्म देते हैं। तो हमारे भारतीय समाज में पुरुष को प्रधान माना गया है और पुरुष को प्रधान मानकर बाल्यावस्था से ही उस पुरुष को, यानी बच्चे को, लड़के को उसका सर्वोत्तम पालन पोषण, रहन सहन, खान पान तथा शिक्षा आदि का प्रबंध किया जाता है। वहीं जो बालिकाएं हैं उनके साथ लिंगीय जो विभेद है उसकी कहानी हम देखते हैं तो हमारे परिवारों में शुरुआती जो बाल्यावस्था होती है उसी से प्रारंभ हो जाती है और उन्हें प्रारंभ से ही जो इन लड़कियों की जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को दबाना सिखा दिया जाता है, यानी नियंत्रण में रखे बच्चियां अपना, वो बेटी जाते हैं। और शिक्षा के लिए भी जो बालकों के लिए हम अच्छे विद्यालय और मनपसंद पाठ्यक्रम का चयन कि उनको स्वतंत्रता देते हैं, जबकि वहीं हम बालिकाओं के लिए समुचित शैक्षिक सुविधाएं और जो विद्यालयकरण है उस पर भी ध्यान वास्तव में उचित प्रकार से देना नहीं समझते हैं। ऐसे में बालिकाएं जो हैं उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी असाक्षरता, ये जो निरक्षरता है उसकी जड़ें गहरी होती जाती है। और आज भी है कि भारतीय समाज में जो है महिलाएं हैं उनका साक्षरता प्रतिशत पुरुषों के बराबर नहीं आ पाया है। तो शिक्षा तक पहुंच नहीं होने और यदि बच्चियों का स्कूलिंग भी हो गया तो अपव्यय और अवरोधन, इसके बारे में पिछले फर्स्ट ईयर में भी हमने चर्चा की थी। अपव्यय और अवरोधन है, उसका अर्थ है, अपव्यय का अर्थ है कि एक कक्षा पार करने या उस एक क्लास को, जैसे 4th क्लास है, उसको क्लियर करने से पहले ही बच्चे का शिक्षा व्यवस्था से हट जाना, ये अपव्यय कहलाता है। और अवरोधन का अर्थ है कि बच्चे का एक कक्षा सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाना, उसमें अवरोध आ जाना। जैसे 6ठी कक्षा में बच्चे का पास हो जाना, यानी वो कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया, तो ये अवरोधन हुए। तो अपव्यय और अवरोधन के जो तमाम कारण हैं, इन कारणों के कारण ही
अंततः हम अधिकांश जो हमारे बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं और जो स्त्रियां हैं, उनको निराशा ही हाथ लगती है, और जिससे जो लिंगीय भेदभाव है उसको वास्तव में बल भी मिलता है। एक अन्य कारण हम देखें तो वो है आर्थिक कारण, है ना। आर्थिक कारण को हम देखें तो वास्तव में हमारे समाज में या किसी भी समाज में हम देख लें तो अर्थ, है ना, अर्थ की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और वर्तमान जो भौतिकवादी युग अभी चल रहा है उसमें तो जिसके पास पैसा है, धन है, आर्थिक रूप से संपन्न है, उसको ही चाहूँ और महत्व दिया जाता है, हर क्षेत्र में महत्व दिया जाता है। और साथ ही जो पितृसत्तात्मक भारतीय समाज है उसमें स्त्रियों के आर्थिक हितों को पहले से ही उपेक्षित कर दिया जाता है कि महिलाएं हैं, इनके क्या आर्थिक हित हैं। और इससे क्या होता है कि वो पिता, भाई, पति, पुत्र आदि की आजीवन जो हम कहते हैं आश्रित या मोहताज बनी रह जाती है। स्त्रियों को घरेलू कार्य है उसके लिए भी उपयोगी समझा जाता है, और इन कार्यों को कभी भी उत्पादक कार्य हम स्वीकार नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं। अतः जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार से भागीदारी पूर्णतया नहीं होने के कारण, अर्थोपार्जन नहीं करने के कारण जो महिला और जो बालिकाएं हैं वो सदैव उपेक्षित समझी जाती है। और आर्थिक जो कारक हैं उनके कारण स्त्री और पुरुष के मध्य हीनता की भावना है, और जो पुरुषों की जो श्रेष्ठता की भावना है वो बनी रहती है। और ये जो भेद है वो हमारे भारतीय समाज में पहले भी विद्यमान था, आज भी है, और ऐसी स्थितियों में हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत जल्द ही उसमें सुधार भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने लिंग, लैंगिकता, काम, कामुकता और इसके साथ ही लैंगिक भेदभाव के प्रमुख कारणों को समझने का प्रयास किया। और बाकी के जो कारण हैं, शेष रहे कारण हैं, उसको अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक थैंक यू।